Hello student, today I will start your new subject RCC, reinforcement cement concrete। RCC reinforcement cement concrete के बारे में बात करेंगे। इसका IS कोड है जो IS 456/1978 और रिवाइज्ड कोड जो है वो हमारा क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000, ये हमारा रिवाइज्ड है। ठीक है, हम बात करते हैं रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट के बारे में, जिसमें हमारा पहला जो टॉपिक है वो क्या है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट में क्या है, हमको मेन आरसीसी में क्या पढ़ना है, तीन चीज़ पढ़ना है। एक तो रेनफोर्समेंट मतलब सरिये के बारे में पढ़ना है, सीमेंट के बारे में पढ़ना है, और तीसरा हमारा किसके बारे में पढ़ना है, कंक्रीट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और आरसीसी के अंदर हमको पढ़ना क्या है मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है, स्लैब के बारे में पढ़ना है, बीम के बारे में पढ़ना है, कॉलम पढ़ना है, फुटिंग पढ़ना है। स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग, हाँ, इन्हीं सबों के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। अब ये नहीं पढ़ना है कि कंक्रीट के बारे में, कंक्रीट की टेस्टिंग क्या होगी, वो सब डिटेल हमको नहीं पढ़ना है। वो आपके लिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है, वो आपको पढ़ना है। तो हम बात करते हैं अगर सीमेंट के बारे में। पहला तो सीमेंट हमारा क्या होता है, सीमेंट जो बनता है वो किससे बनता है, लाइमस्टोन प्लस क्ले से बनता है। सीमेंट के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ओपीसी हो गया, रैपिड हार्डनिंग हो गया, पीपीसी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट हो गया, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हो गया, लो हीट सीमेंट हो गया, सुपर सल्फेट सीमेंट हो गया। ये सब सीमेंट के प्रकार हैं। इसका IS कोड आप लोग देख लीजिए, ये सब IS कोड लिखा हुआ है। IS कोड 12600, IS कोड 1489, IS कोड 8041, 12269 IS कोड, ये सब लिखा हुआ है। जनरली जो हम लोग सीमेंट यूज करते हैं वो हम कौन सा यूज करते हैं, ओपीसी सीमेंट का यूज करते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है वो कहाँ पे यूज होता है, रोड पे होता है और ब्रिज पे होता है। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट कहाँ पे होता है, मरीन वर्क के लिए यूज होता है। लो हीट सीमेंट कहाँ पे होता है, लार्ज मास कंक्रीट डैम के लिए होता है या राफ्ट फाउंडेशन के लिए यूज होता है। सुपर सल्फेट सीमेंट कहाँ पे होता है, कैनाल, कलवर्ट या सीवर के लिए यूज होता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कलवर्ट क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, तो इन दोनों में अंतर है। यानी कि अगर स्पैन की लंबाई 6 मीटर से ज़्यादा होगी तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ब्रिज कहलाएगा। और अगर स्पैन की लंबाई 6 मीटर से क्या होगी, कम होगी, वो हमारा क्या कहलाएगा, कलवर्ट कहलाता है, पुलिया कहलाता है। ठीक है, और सीमेंट की टेस्टिंग भी बहुत सारी हुई है। सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं, मतलब सेटिंग में इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस टेस्टिंग करते हैं, सीमेंट की एब्जॉर्प्शन, सीमेंट की, ये सब टेस्टिंग हम करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं कंक्रीट के बारे में। तो कंक्रीट बनता है किससे, कंक्रीट जो होता है वो हमारा सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट से तैयार होता है। सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट से हमारा कंक्रीट तैयार होता है। सैंड जो होता है ये हमारा फाइन एग्रीगेट होता है, और एग्रीगेट ये जो होता है ये हमारा कोर्स एग्रीगेट होता है। ठीक है, जो कोर्स एग्रीगेट होता है ये हमारा 4.75 mm से साइज जो अधिक होगी वो हमारा कोर्स एग्रीगेट कहलाता है। ठीक है, ये हमारा कंक्रीट तैयार हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे बल्किंग ऑफ सैंड, तो बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है, यानी कि जो भी बालू होगा, बालू यानी कि सैंड, अगर वो वाटर एब्जॉर्ब करता है 5%, बालू अगर 5% पानी को एब्जॉर्ब करता है तो वो अपने साइज़ का 30% एरिया क्या होता है, उसका इंक्रीमेंट होता है। अगर बालू की साइज़ ये है, अगर इसमें पानी एब्जॉर्ब होगा तो इसकी साइज़ क्या हो जाएगी, खुल के बड़ी हो जाएगी। ये हमारा क्या कहलाता है, बल्किंग ऑफ सैंड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है ये हमारा वेट ऑफ वाटर अपन में क्या होता है, वेट ऑफ सीमेंट का रेशियो होता है। वाटर सीमेंट रेशियो से हम क्या करते हैं, वर्कबिलिटी ज्ञात करते हैं। ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो से हम क्या करते हैं, वर्कबिलिटी ज्ञात करते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो की जो वैल्यू होती है वो हम कितनी लेते हैं, 0.4 से 0.6 से वाटर सीमेंट की वैल्यू लेते हैं। जब हम पानी की मात्रा को कम करेंगे उस समय हमारा क्या होगा, स्ट्रेंथ जो होगी वो हमारी सीमेंट की क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये हमारा क्या हो गया, वाटर सीमेंट रेशियो हो गया।
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होता है? सेग्रीगेशन का मतलब ये हुआ कि जो भी हम मटेरियल को मिक्स करेंगे वो हमारा क्या होगा, वेल ग्रेडेड मटेरियल नहीं होगा। यानी कि सीमेंट, मेरे पास सीमेंट होगा, सैंड होगा और एग्रीगेट होगा। अगर हम तीनों की बात करें तो तीनों का जो मिक्सिंग होगा यानी कि ग्रेड होगा वो क्या होगा, अनुपात जो होगा वो सही नहीं होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, सेग्रीगेशन कहलाएगा। हो सकता है सीमेंट का अनुपात सही हो, एग्रीगेट मेरे पास बहुत ज़्यादा हो, तो बीच में क्या होता है, वाइट्स ज़्यादा होंगे, तो वाइट से ज़्यादा होंगे तो उस समय क्या होगा, हमारा सेग्रीगेशन होगा। कंपैक्शन अगर करते हैं कंक्रीटिंग की या कंक्रीट को मिलाते हैं तो क्या होगा, हमारे पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा नहीं, वो हमारा क्या हो जाएगा, सेग्रीगेशन होगा। अगर हम बात करेंगे ब्लीडिंग की, ब्लीडिंग में क्या होगा, जो भी हमारा सीमेंट सैंड एग्रीगेट का मसाला जो मोर्टर होगा उसमें पानी की मात्रा जब ज़्यादा हो जाएगी तो वाटर क्या होगा, नीचे से मूव होने, नीचे से फ्लो होने लगेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लम टेस्टिंग की। स्लम टेस्टिंग का यूज किस लिए करते हैं, स्लम टेस्टिंग का यूज करते हैं सीमेंट की वर्कबिलिटी ज्ञात करने में। ठीक है, ये हमारा स्लम टेस्टिंग है। स्लम टेस्टिंग के लिए मेरे पास एक कोन आता है, कोन की मतलब जो साइज़ होती है वो हमारी क्या होती है, नीचे की जो साइज़ होती है वो हमारी क्या होती है, 30 सेंटीमीटर, ये हमारा 10 सेंटीमीटर, सॉरी ये हमारा 20 सेंटीमीटर, हाइट जो होगी 30 सेंटीमीटर, ऊपर का जो होगा डाया वो हमारा 10 सेंटीमीटर, ये 20 हो जाएगा, ये हाइट 30 हो जाएगी, ये हमारा ऊपर का जो होगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन, सीमेंट मतलब कंक्रीट को भर करके उसके बाद ऊपर से कॉम्पैक्ट करते हैं, जिसके कारण हमारा क्या होता है, स्लम टेस्टिंग ज्ञात होती है। स्लम टेस्टिंग से हम क्या ज्ञात करते हैं, वर्कबिलिटी। स्लम टेस्टिंग से हम क्या ज्ञात करते हैं, वर्कबिलिटी ज्ञात करते हैं, ये हमारी वर्कबिलिटी। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे ज्ञात करें। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है FCR इक्वल टू 0.7 FCK। ये हमारा कहाँ से आया, ये हमारा IS कोड से आया है। कहाँ से आया है, IS कोड से। FCR इक्वल टू क्या होगा, 0.7 FCK। अब ये FCK क्या होगा, ये FCK जो होता है ये कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, यानी कि अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होती है। कंक्रीट का क्या होता है, कंक्रीट का हम क्यूब बनाते हैं, एक मिनट, कंक्रीट का हम क्या करते हैं, कंक्रीट का क्यूब बनाते हैं, क्यूब बनाने के बाद क्या करते हैं, उसको 28 दिन तक उसकी तराई करते हैं। तराई करने के बाद क्या होता है, उसकी हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब उस पर लोड लगाते हैं, जिसके कारण क्या होती है, कंक्रीट की सामर्थ्य ज्ञात होती है। ये हमारा क्या कहलाती है, FCK कहलाती है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कहलाती है। FCR इक्वल टू क्या होगा, 0.7 FCK। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि जो हमारी कंक्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, इसी बराबर क्या होती है, 5000 FCK। ठीक है। ये हमारा क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड जो हमारा कोड है वो कौन सा है, 456/2000 है। एलएसएम का केस है ये, लिमिट स्टेट मेथड। लेकिन अगर हम WSM की कंडीशन में बात करेंगे तो WSM की कंडीशन में जो हमारा इसी बराबर होगा वो हमारा क्या होगा, 5700 अंडर रूट में हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हमारा FCK हो जाएगा। ठीक है। FCK हमारा क्या होगा, FCK हमारा कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ से हो जाएगी। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, क्रीप। क्रीप आपका क्या होता है, आप सबको पता है, सिंपल सा अगर किसी भी बीम हो या कॉलम, मतलब एग्जांपल के तौर पे ये हमारे पास एक बीम है, मान लीजिए क्या है, मेरे पास एक बीम है, इस पर हम क्या करेंगे, अगर एक कोई कांस्टेंट लोड 50 किलो न्यूटन का लगा दिए तो क्या होगा, लोड इस पर कंटिन्यू पड़ेगा ना, तो कंटिन्यू पड़ने के कारण क्या होगा, कहीं न कहीं इस बीम में एक्सपेंशन होगा या कोई ना कोई डिफ्लेक्शन भी हो सकता है या क्रैकिंग आ सकती है, मतलब कहीं ना कहीं इस बीम में चेंजमेंट होगा ही होगा लोड के कारण। लोड जो होगा वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट लोड होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्रीप। कांस्टेंट लोड होगा लेकिन मैक्सिमम टाइम तक लगेगा, ऐसा नहीं कांस्टेंट लोड लग रहा है तो कुछ समय बाद हट जाएगा, नहीं, वो कंटिन्यू लोड वही लोड जो भी हमारा 50 न्यूटन का लोड लग रहा है बीम पे, वो कांस्टेंट लगा ही रहेगा बहुत देर तक, जिसके कारण क्या होगा, कहीं ना कहीं उसमें चेंजमेंट आ जाएगा बीम। तो वही हमारा क्या कहलाता है, क्रीप कहलाता है। अलग अलग तरह से इसको समझा जा सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्रीप लोड के कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो भी हमारा क्रीप कोफिशिएंट होगा, क्रीप कोफिशिएंट को हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, समय के साथ डिक्रीज होती है, यानी कि हमेशा घटती रहती है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 7 डेज में जो क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू थी 2.2 होती है, 28 दिन में क्या होती है 1.6 होती है, एक साल में क्या होता है 1.1 होता है। ये हमारा क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा नॉमिनल होता है, दूसरा हमारा डिजाइन होता है। नॉमिनल के केस में हमारा क्या होता है, जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होती है वो हमारी क्या होती है, M5, M7.5, M10, M50, M20 होता है। अच्छा, आपको पहली बात हम ये बता दें ये होता क्या है, जो भी हमारा ग्रेड है, यम जो होता है ये हमारा किसको शो करता है, मिक्स को शो करता है, और इसके आगे जो 5 है ये किसको शो करता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को शो करता है। यानी कि वही हुआ, हम क्यूब बनाएंगे, क्यूब की टेस्टिंग करेंगे 28 दिन तक, ये हमारा किसको शो करेगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को शो करता है। यम हमारा मिक्स को शो करता है। ये जो आगे का पॉइंट है ये हमारा किस में होगा, 5 हुआ, 7.5, 10, 15, 20, ये जितना भी ये किस में होगा, मेगा पास्कल में होगा या न्यूटन पर mm स्क्वायर में होगा, जो भी हमारा ये लोड होगा, सामर्थ्य होगी, ठीक है। तो नॉमिनल के केस में क्या होता है, जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो गया, और पर 50 kg के लिए क्या होगा, सूखे मिलावे का आयतन, यानी कि जो भी हमारा मिलावे का आयतन होगा वो होगा, और यहाँ पे क्या होगा, पानी की मात्रा देखी जाएगी, यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, M5, M7.5, M10, M50, M20, ये सब हमारा क्या है, कंक्रीट का ग्रेड है, जिसके लिए क्या है, मिलावे का जो आयतन होगा वो कितना होगा। यानी कि M5 के लिए 80 kg यूज होगा, M5 के लिए 800 किलोग्राम होगा, M7.5 के लिए 625, 10 के लिए 480, 15 के लिए 330 और M20 के लिए 250। इसमें हम पानी की मात्रा देख लेंगे कितना है, इसी के अकॉर्डिंग 60, 45, 34, 32, 30। वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ से आ जाएगा 1.2, 0.2, 0.68, 0.64, 0.62। ये आप लोग देख लेंगे, ये सब IS कोड से, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो ग्रेड ऑफ सीमेंट कंक्रीट है IS 456/2000 के अकॉर्डिंग, इसमें क्या है, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। FCK हमारा क्या है, यहाँ पे अभिलाक्षणिक सामर्थ्य है, जो कि हमारे घन की साइज होगी 150 mm की। इसमें 3 भाग में इसको डिवाइड किया, एक तो हमारा ऑर्डिनरी हो गया, एक तो हमारा स्टैंडर्ड हो गया, एक तो हमारा हाई हो गया। तो ऑर्डिनरी के केस में हमारा क्या होगा, M10 से M20 तक लेते हैं। स्टैंडर्ड के केस में क्या होता है, M25 से M55 तक लेते हैं, और हाई के कंडीशन में क्या होता है, M60 से M80 तक लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ग्रेड ऑफ सीमेंट ऑफ कंक्रीट हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, वाटर सीमेंट रेशियो ज्ञात करेंगे, किसका, कंक्रीट का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या ज्ञात करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो भी हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ होगी उसके बारे में ज्ञात करें। तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ हमारी कैसे ज्ञात होती है, 28 दिन पे ज्ञात होती है, ठीक है। तो समय के साथ क्या होती है, इसकी स्ट्रेंथ, जो भी हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ होगी वो किस पे डिपेंड करती है, वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करती है। तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होगी, समय के साथ बढ़ती जाती है, यानी कि अगर देखा जाए 3 महीने में 25%, 6 महीने में 50%, 1 साल में 75%, 3 साल में 100%। तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होगा, बहुत सारे कंपोनेंट होंगे जिसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो वाटर सीमेंट रेशियो का ध्यान देना पड़ेगा, इस एज का भी ध्यान देना पड़ेगा, कॉम्पैक्शन और क्यूरिंग करते समय ध्यान देना पड़ेगा, प्रॉपर मिक्सिंग का ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो अगर हम M20 का मटेरियल यूज़ करते हैं तो इस समय हमारा जो भी सीमेंट सैंड एग्रीगेट की मात्रा होगी वो कितनी होती है, 1, 1.5, 3 का अनुपात होता है। तो ऐसा ना हो 1, 3, 5 का अनुपात हो जाए, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऐसा ना हो कि 1, 1.5, 4 का अनुपात हो जाए। तो इन सबों का ध्यान देना। कॉम्पैक्शन में क्या होगा, कॉम्पैक्शन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, क्यूरिंग जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो हमारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए और एक लिमिट तक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्यूरिंग प्रोसेस हम 1 दिन 2 दिन करें उसके बाद छोड़ दें, ठीक है। हर चीज़ का एज होगा। वाटर सीमेंट रेशियो, पानी की मात्रा भी अच्छे से मिलानी चाहिए, ठीक है, जिसके कारण क्या हो, इसकी सामर्थ्य अच्छी है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं विभिन्न कार्यों के लिए कंक्रीट की मिक्सिंग कैसे करते हैं, मतलब ग्रेड
जो भी हमारा कंक्रीट का ग्रेड होगा वो कैसे तैयार करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे ग्रेड हैं। पहला हमारा क्या है, कॉलम आर्च या हैवी बीम के लिए M25 हो जाएगा। वाटर टैंक, रिटेनिंग वॉल, स्लैब, रूफ, ब्रिज के लिए हम M25 ग्रेड का भी यूज कर सकते हैं। बीम, लिंटल, रोड, कलवर्ट, फ्लोर के कंडीशन में M20 से M50 तक यूज कर सकते हैं। डैम, कंक्रीट ब्लॉक, फाउंडेशन, बेस कोट ऑफ रोड, यानी कि जो हमारा रोड का सबसे निचला हिस्सा होता है उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, M7.5 से M5 तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अनुमानित ग्रेड है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, फाइननेस मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। जो कंक्रीट की जो सूक्ष्मता मापांक होती है वो क्या होती है। सूक्ष्मता मापांक जो होती है मिनिमम होती है और मिनिमम होती है। ये दो के कंडीशन में होती है। एक तो हमारा महीन मिलावा मतलब सैंड के कंडीशन में, मोटा मिलावा यानी कि एग्रीगेट के कंडीशन में। ठीक है, तो महीन मिलावा की कंडीशन में जो फाइननेस मॉडुलस होगी वो मिनिमम 2 होगी, मैक्सिमम हमारी क्या होगी 3.5, यानी कि 2 से 3.5 हमारी क्या होगी फाइननेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट। फाइननेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट की कंडीशन में ये होगा। अगर वही हम बात करेंगे फाइननेस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट के कंडीशन में क्या होगा, फाइननेस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो भी हमारी वैल्यू होगी 6 से 8.5 के बीच में लाई करती है। यानी कि मिनिमम जो होगा वो हमारा 6 होगा, मैक्सिमम जो होगा वो हमारा कितना होगा 8.5 होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग आसानी से इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है, मेजरमेंट ऑफ मटेरियल। मटेरियल का मेजरमेंट कैसे करते हैं। सीमेंट, आपको पता है सीमेंट का जो भी यूज करेंगे वो हम बोरे में यूज करते हैं। बोरा जो होता है 50 kg का होता है। तो यहाँ पे सीमेंट की डेंसिटी 14 से 40 kg पर मीटर क्यूब होती है। अगर वही हम बात करेंगे PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट के कंडीशन में तो 2400 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। RCC के कंडीशन में बात करेंगे तो 2500 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। आपको पता है एक बैग सीमेंट में 50 किलोग्राम होता है और जो बोरे का आयतन होता है वो हमारा कितना होता है 0.035 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, 1 घन मीटर क्यूब में हम कितना बोरा सीमेंट यूज करते हैं, 30 बोरे सीमेंट का यूज करते हैं। सेकंड हम बात करते हैं सैंड। आपको पता है सैंड का जो यूज होता है वो हम किस में करते हैं, मीटर क्यूब में करते हैं, ना कि केजी में करते हैं। ठीक है, सीमेंट का जो भी हम यूज करेंगे वो हम केजी में, क्योंकि एक बोरे में 50 kg होता है। अगर सैंड की बात करेंगे तो मीटर क्यूब में करते हैं। तो सैंड के कंडीशन में सैंड की डेंसिटी हमारी कितनी हो जाएगी 1600 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगी। जो हम सैंड का जो हमारे पास क्यूब होता है जिससे हम सैंड का कैलकुलेशन करते हैं मीटर क्यूब में, जो क्यूब की साइज़ होती है वो हमारी क्या होती है 30 × 30 × 39 सेंटीमीटर या 35 × 35 × 28 सेंटीमीटर, ये दोनों होता है। दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, तीसरा हमारा आता है एग्रीगेट। एग्रीगेट में क्या होता है, जो भी हमारा एग्रीगेट की साइज़ होगी वो क्या होगी 4.75 mm से ज़्यादा होगी, वो हमारा क्या कहलाता है कोर्स एग्रीगेट कहलाता है। एग्रीगेट में क्या होगा 38 mm तक के एग्रीगेट के लिए उसकी डेंसिटी 1440 kg पर मीटर क्यूब, और 40 mm के कंडीशन में जो हमारी डेंसिटी होगी वो हमारी कितनी होगी 1120 kg पर मीटर क्यूब होगी। ठीक, नेक्स्ट आता है प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। ये हमारा क्या, आप देखते होंगे कहीं पे कोई भी कार्य होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे हम आपको बता रहे जब ऊपर का स्लैब बनता है तो स्लैब में क्या होता है कंक्रीटिंग करते हैं। तो कंक्रीटिंग करते समय क्या होता है, उस पर जो भी हमारे पास पेस्ट होता है या जो भी हमारे पास मोर्टार होता है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर का जो भी मिक्सर होता है उसको हम क्या करते हैं डालते हैं ऊपर ढलैया करते समय। जैसे ढलैया आप लोग बोलते हैं ना, ढलैया करते समय डालते तो क्या होता है उसमें, उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी हमारी हाइट होगी मटेरियल डालने की जो भी हाइट होगी वो 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 1.5 मीटर से ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं सेग्रीगेशन आएगा तो मटेरियल जो भी अच्छे से मिक्स होना चाहिए वो मिक्स नहीं होगा। ठीक है, वाइट्स होंगे उसमें, जब वाइट्स होंगे तो स्ट्रेंथ हमको नहीं मिलेगी। इसलिए जो भी प्लेसिंग करें कंक्रीट की, जो भी प्लेसिंग होती है वो उसकी जो हाइट होती है 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो थिकनेस होनी चाहिए वो 15 से 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि जब भी हम कंक्रीटिंग करते हैं, मान लो ये हमारी हाइट, ये हाइट जो होगी वो क्या होगी 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो भी थिकनेस अगर 1 मीटर का है, ऐसा नहीं कि मेरे पास जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 मीटर का थिकनेस है तो उसको हम क्या किए 50 सेंटीमीटर एक बार डाल दिए
50 सेंटीमीटर थिकनेस में 1/2। ये प्रोसेस थोड़ा गलत हो जाएगा, इसमें सेग्रीगेशन की भी संभावना होगी, कहीं कहीं वाइड्स होंगे, स्ट्रेंथ कम होगी इसकी। इसलिए क्या करते हैं, प्लेसिंग, जब भी हम प्लेसिंग करते हैं, यानी कि कंक्रीट को जब भी बिछाते हैं, कंक्रीट को जब भी डालते हैं, उसकी जो थिकनेस होगी 15 से 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब भी इसमें वाइब्रेटर का यूज करेंगे तो वो अच्छा से वाइड्स को रिमूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो भी हम कंक्रीट की प्लेसिंग करते हैं, कंक्रीट डालते हैं, वो किससे डालते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, व्हील बारो हो गया, डंपर्स हो गया, बेल्ट कन्वेयर हो गया, टिपिंग लॉरीज हो गया, पलटाऊ ठेले बोलते हैं इसको, ये सब आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, कंक्रीट क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट की क्यूरिंग भी करते हैं। कंक्रीट की जो भी हमारी क्यूरिंग होगी मिनिमम कितने दिन तक करते हैं, 7 डे पे, 7 दिनों पे क्या होती है, उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो 75 से 80% प्राप्त हो जाती है। लेकिन 28 दिन तक अगर हम क्यूरिंग करते हैं तो हमारे पास क्या होगी, जो भी हमारे पास स्ट्रेंथ होगी वो मैक्सिमम हो। इसलिए कभी भी क्यूरिंग करते समय क्या होता है, मैक्सिमम 28 दिन तक क्यूरिंग किया जाता है। अब क्यूरिंग किया क्यों जाता है, क्यूरिंग इसलिए किया जाता है ताकि जो भी हमारे पास मॉइस्चर हो वो उड़े ना, मॉइस्चर जो हो वो नमी उसमें से उड़े ना। अगर नमी उड़ जाएगी जल्दी से, नमी अगर वेपर हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, श्रिंकेज, हमारे पास जो भी कंक्रीट होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, श्रिंक होगा तो कहीं ना कहीं क्रैकिंग आएगी तो स्ट्रेंथ कम होगी। इसलिए क्या करते हैं, श्रिंकेज, मॉइस्चर को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कंक्रीट की क्यूरिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक वर्ड आता है रिटार्डर। रिटार्डर क्या होता है, रिटार्डर का मतलब ये हुआ, सीमेंट में हम क्या करते हैं, जिप्सम का यूज करते हैं। सीमेंट में हम क्या करते हैं, GYPSM, जिप्सम का यूज करते हैं। जिप्सम का यूज इसलिए करते हैं ताकि हमारी सेटिंग टाइम क्या हो, इंक्रीज हो जाए। सीमेंट की जो इनिशियल सेटिंग टाइम होती है वो हमारे पास क्या होती है, 30 मिनट होती है। 30 मिनट क्यों होती है, जिप्सम के कारण होती है। अगर हम सीमेंट में जिप्सम ना मिलाएं तो जो हमारा सीमेंट होगा वो क्या होगा, बहुत जल्दी से सेट हो जाएगा। 5 मिनट में भी सेट हो सकता है, 10 मिनट में भी हो सकता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और अगर हम सीमेंट में जिप्सम मिलाते हैं तो हमारे पास 30 मिनट, मिनिमम 30 मिनट लगेगा सेट होने में, और मैक्सिमम जो होता है वो हमारा कितना होता है, 10 आवर्स होता है, या 600 मिनट। 10 से गुणा कर देंगे तो 600 मिनट हो जाएगा फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, ये हमारा रिटार्डर है। एसिलेटर क्या होता है, एसिलेटर में क्या होता है, जो भी हम वो क्यूरिंग करते हैं, क्यूरिंग प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, कम समय में होता है, जिसके कारण क्या होता है, स्ट्रेंथ, जो भी हमारा कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है। कम क्यूरिंग पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिलेटर बोलते हैं, यानी कि त्वरक बोलते हैं, त्वरक। इसमें क्या मिलाया जाता है, कार्बोनेट सिलिकेट मिलाया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा 2 से 4% तक मिलाई जाती है। ठीक है, अब आता है हमारे पास क्या, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट यानी कि अब हम बात करते हैं सरिये। रेनफोर्स का मतलब क्या होता है, रेनफोर्स का मतलब होता है बार्स, बार्स का मतलब सरिया, जो हम सरिया यूज करते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में हमारा जो ES, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील जो होगी वो हमारी क्या होगी, 2×10⁵ MPa बोली या न्यूटन पर mm² बोली। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा की वैल्यू जो होगी वो कितनी होती है, 12×10⁻⁶। ये जो स्टील का होता है सेम इसी के नियर अबाउट हमारा क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट का भी 2×10⁵ न्यूटन पर mm² या मेगा पास्कल होता है, और जो अल्फ़ा होता है वो 12×10⁻⁶ डिग्री सेंटीग्रेड होता है सेम। इसीलिए क्या करते हैं, कंक्रीट के साथ हमेशा सरिये का यूज़ करते हैं। ठीक है, दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सेम होती है। ऐसा नहीं है कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं कि हमारा जो भी कंक्रीट होता है ये कंप्रेशन में होता है, ये मतलब आप लोग सोच लीजिएगा कि कंक्रीट भी टेंशन में होता है, जो हमारा स्टील होता है वो हमारा टेंशन में होता है। ऐसा ना समझ लीजिएगा कि जो हमारा स्टील है वो कंप्रेशन में, कंक्रीट जो होता है वो कंप्रेशन में ही होता है, स्टील जो होता है वो टेंशन में। ये तो प्रॉपर्टीज अलग हो गया ना, ऐसा हम प्रॉपर्टीज़ का कहने का मतलब ये हुआ स्टील और कंक्रीट
मॉडल दोनों का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फ़ा, ये दोनों का सेम होता है, इसीलिए दोनों को हम साथ में यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्टील, तो स्टील हमारे पास बहुत सारे प्रकार के होते हैं। पहला हमारा माइल्ड स्टील हो गया, दूसरा हमारा HYSD हो गया, तीसरा हमारा हाई स्ट्रेंथ स्टील वायर फैब्रिक हो गया, चौथा हमारा TMT सरिया हो जाएगा। इनकी भी बहुत सारी सामर्थ्य होती है, देख लीजिए। जैसे माइल्ड स्टील जो होता है, इसमें कौन से ग्रेड आते हैं, FE 250 ग्रेड आता है, जो IS 432 हो गया इंडियन स्टैंडर्ड। सेकंड हमारा HYSD हो गया, यानी कि हाई यील्ड स्टील, हाई यील्ड स्ट्रेंथ स्टील हो गया। इसमें हमारा 2 आता है HYSD में, FE 415, FE 500। HYSD को हम क्या बोलते हैं, टॉर बार बोलते हैं। HYSD को हम क्या बोलते हैं, टॉर बार्स बोलते हैं। तो कभी भी अगर टॉर की बात आएगी तो आप लोग समझ लीजिएगा कौन सा सरिया यूज हुआ है, HYSD। HYSD में मतलब टॉर की अगर बात करेंगे तो इन दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है। ठीक है, इसका जो हमारा कोड होगा IS 1786 होगा। तीसरा जो हमारा है हाई स्ट्रेंथ स्टील वायर फैब्रिक, इसका जो कोड है IS 1566 है। नेक्स्ट हमारा क्या है, TMT थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। ठीक है, ये भी एक तरफ से क्या आप बोल सकते हैं, इसको HYSD बार बोल सकते हैं। इसका जो ग्रेड है FE 415, जिसको हम क्या बोलेंगे, टॉर बार्स बोलेंगे। इसका IS कोड आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब आपको हम बता दें, जो भी हमारे पास सरिया होता है बार्स की जो लंबाई होती है वो हमारे पास कितनी मीटर होती है, 13 मीटर होती है। बार्स का जो शेप होता है वो हमारे पास क्या होता है, 6 से 40 mm तक, 50 mm भी होता है, ऐसा नहीं है कि 40 mm तक ही होता है, लेकिन जनरली हम 6 से 40 mm पढ़ते हैं। 6 mm हो गया, 8 mm हो गया, 10 mm हो गया, 12 mm हो गया, 16 mm हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया, 25 mm का बार नहीं आता है। ठीक है, 28 mm हो गया, 30 हो गया, 32 हो गया, 40 mm का सरिया आता है। ठीक है, ज़्यादातर इवन में ही होता है। ज़्यादातर किस में होता है, बार्स की जो साइज़ होती है mm में, वो इवन में ही होती है, ऑड में नहीं होती। ठीक है, ये हमारे पास स्टील के बारे में। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मेथड। जो भी हमारा RCC मेंबर, उसकी डिजाइनिंग करने के लिए हमको मेथड अपनाना पड़ता है, जिसमें 2 मेथड होते हैं। एक तो हमारा WSM होता है, एक हमारा क्या होता है, LSM। तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या करेंगे, WSM की बात करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, LSM की बात करेंगे। तो अभी हम किसकी बात करते हैं, चर्चा करेंगे यहाँ पे WSM के कंडीशन में बात करें। तो WSM यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इसके कंडीशन में क्या होगा, केवल हम लोड के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, जब भी हम WSM का बात करेंगे तो उस समय हम क्या करेंगे, लोड के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होगा, जो भी हमारा कंक्रीट और स्टील होगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इलास्टिक मानते हैं। कंक्रीट और स्टील जो होगा, दोनों को हम क्या करते हैं, इलास्टिक यानी कि प्रत्यास्था मानते हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखेंगे, जो भी हमारा कंक्रीट होगा ये हमारा क्या होता है, इलास्टिक नहीं होता है। जो भी कंक्रीट होता है ये हमारा क्या होता है, इलास्टिक नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, WSM की कंडीशन में हम हमेशा केवल लोड के बारे में ही बात करेंगे। जो भी हमारा इसकी डिजाइनिंग होगी, जो भी हमारा सेक्शन होगा WSM के कंडीशन में, जो भी इसकी डिजाइनिंग होगी वो हमारी क्या होगी, इलास्टिक प्रिंसिपल के आधार पर होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, स्टील और कंक्रीट जो भी होगा ये हुक के नियम को पालन करते हैं, यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, WSM का कंडीशन है। WSM में क्या होता है, सिंपल सा हम लोड डालते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या हुआ, कोई स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में अगर हम लोड डालते हैं तो लोड हमारा क्या हो जाएगा, इस लोड के बारे में बात करेंगे, 50 न्यूटन या जो भी है, किलो न्यूटन हुआ, 100 हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन होगा। इसमें ये नहीं बात करेंगे कि लोड डाल रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब नहीं। ये जो भी बात करेंगे वो हमारा किस में होगा, वो हमारा LSM के कंडीशन में होगा, लिमिट स्ट्रेस मेथड में होगा। ठीक है, तो WSM के कंडीशन में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। पहले तो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी आता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, सुरक्षा गुणांक। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या है, पहले आप ये समझिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या है। सिंपल से क्या है, जैसे मेरे पास कोई भी मान लीजिए स्लैब है, या मेरे पास कोई स्ट्रक्चर है, इस पर हमको क्या करना है, अगर इस पर हमको लोड डालना है कितने का,
50 किलो न्यूटन का लोड हमको क्या डालना, 50 किलो न्यूटन का हमको लोड डालना। किसके अकॉर्डिंग, जब हम कैलकुलेशन करते हैं, जब हम डिजाइनिंग करते हैं तब। लेकिन जब हम बिल्डिंग को बनाते हैं उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, जो हम लोड डाल रहे हैं वो हम कितने का डाल रहे हैं, 40 किलो न्यूटन का। पहले तो हमारा जो लोड था वो कितना था, पहले जो हमारा लोड था वो 50 किलो न्यूटन का था, लेकिन हम जब स्ट्रक्चर रियली में तैयार कर रहे हैं उस समय हमारा जो लोड है वो कितना है, 40 किलो न्यूटन है। यानी कि यहाँ पे हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, 40। यानी कि हम अभी जो स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं तो कितने का डाल रहे हैं, 40 का डाल रहे हैं। पहले हम कितने का डाल रहे थे, 50 किलो न्यूटन का डाल रहे हैं। तो यहाँ पे इसको कट के जो भी हमारा आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा, 0.8। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आ जाएगा, 0.8। इसी को हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एक बार और समझा दे रहे हैं, कोई भी मेरे पास स्ट्रक्चर है, अगर स्ट्रक्चर पे हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, कैलकुलेशन जैसे होता है ना, मैप हम तैयार करते हैं हर चीज़ का, उस पर लोड डालते हैं, सरिया तैयार करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, हम 50 किलो न्यूटन का लोड डाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब रियली में वही बिल्डिंग हम बना रहे हैं, डिज़ाइन किए तो 50 किलो न्यूटन का था, लेकिन जब बना रहे तो हम कितने किलो न्यूटन का लोड डाल रहे हैं, 40 किलो न्यूटन का लोड डाल रहे हैं ना। तो जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 40/50 हो जाएगा। तो यानी कि कितना हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो लेंगे हम 0.8 लेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी कि अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड, ठीक है। कंक्रीट के कंडीशन में 3 लेते हैं और स्टील के कंडीशन में क्या लेते हैं, 1.78 लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एलएसएम। एलएसएम में क्या होता है, एलएसएम के कंडीशन में जब भी हम डिजाइनिंग करते हैं, जब भी हम किसी सेक्शन की डिजाइनिंग करते हैं तो प्लास्टिक डिज़ाइन पर आधारित होता है। क्या होता है, हम प्लास्टिक डिज़ाइन पे आधारित होता है। और एलएसएम के कंडीशन में क्या होता है, हर चीज़ हमको देख के चलना पड़ता है, ठीक है। जब भी हम उसकी डिजाइनिंग करते हैं तो क्या करते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के साथ साथ उसका सर्विसिबिलिटी और टिकाऊपन दोनों को लेके चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये भी हो सकता है लोड पड़ने के कारण जो भी हमारा सेक्शन है उसमें डिफ्लेक्शन भी आ सकता है, कहीं न कहीं कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है, क्रैकिंग आ सकता है, एक्सपेंशन भी आ सकता है, जिसके कारण क्या हो, ये सब चीज़ें आए तब भी क्या हो, मेरा जो भी बीम, जो भी स्लैब, जो भी कॉलम हो या जो भी सेक्शन हो वो उस समय सेवा योग्य में हो। ऐसा ना हो कि ये सब चीज़ें आ रही हैं, यानी कि डिफ्लेक्शन आ रहा, क्रैकिंग आ रहा, कंस्ट्रक्शन आ रहा, तो उस कंडीशन में तुरंत कोलैप्स हो जाए, यानी कि बिल्डिंग गिर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा एलएसएम है। एलएसएम में 2 चीज़ होती है, एक तो हमारा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी होता है। दोनों के बारे में पता है। एलएसएम में 2 चीज़ होती है, एक तो हमारा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी होता है। कोलैप्स के कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास कोई भी बीम है, तो बीम में क्या हो सकता है, उस पर फ्लेक्सुरल लोड भी आ सकता है, फ्लेक्सुरल या बेंडिंग हो सकता है, BENDING दोनों से क्या हो सकता है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के कंडीशन में दोनों चीज़ें हो सकती हैं। फ्लेक्सुरल भी हो सकता है या बेंडिंग, शेयर आ सकता है, बॉन्डिंग आ सकती है, टॉर्जन और कॉम्प्रेशन। इन चारों पांचों या और भी ETC अदर के कारण हमारा क्या होगा, जो भी हमारे पास सेक्शन होगा, जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, यानी कि ढह जाएगा, ठीक है। ये हमारा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स हो गया। लेकिन जो सेकंड है हमारा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, तो सर्विसिबिलिटी के कंडीशन में क्या होगा, सर्विसिबिलिटी के कंडीशन में जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन भी आएगा, क्रैकिंग भी आएगा, वाइब्रेशन भी आएगा, यानी कि कंपन भी आएगा। ये डिफ्लेक्शन के बावजूद भी या क्रैकिंग के बावजूद भी या वाइब्रेशन यानी कि कंपन के बावजूद भी जो भी हमारा सेक्शन होगा वो क्या होगा, सेफ होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे बीम अगर डिफ्लेक्ट हुआ तो स्ट्रक्चर गिर जाएगा, नहीं, उस समय भी सेवा योग्य में होगा। उसके बाद हम बाद में अपने जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर होगा उसको हम सही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई भी बीम हो, कोई भी कॉलम हो, यानी कि स्ट्रक्चर का कोई भी पार्ट हो, अगर वो कहीं क्रैक हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो गिर जाएगा, नहीं, वो उस समय भी खड़ा रहेगा, सेवा योग्य में होगा, बाद में हम उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अगर हम बात करेंगे एलएसएम के कंडीशन में, तो एलएसएम के कंडीशन में क्या होता है, जो भी हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा वो पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है,
LSM के केस में पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, आधा भाग हमारे पास, आधा या कुछ भाग कंक्रीट का होता है, कुछ भाग हमारा स्टील का होता है। तो पार्शियली सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट के कंडीशन में 1.5 होता है, स्टील के कंडीशन में क्या होता है 1.15 होता है। ठीक है, ये हमारा पार्शियली सेफ्टी फैक्टर ऑफ कंक्रीट और स्टील की बात होगी। ठीक है, पहले क्या होता था, WSM के कंडीशन में जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता था उसकी डिजाइनिंग होती थी, लेकिन अब LSM के कंडीशन में ज़्यादातर स्ट्रक्चर जो का उसकी डिज़ाइन होगी, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं, सिंपल सा है। LSM के केस में क्या होता है, इनको भी लेके चलना पड़ता है, इनको भी लेके चलना पड़ता है, यानी कि लोड के साथ साथ डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन, फ्लेक्सुरल शेयर, बॉन्ड, टॉर्जन, कंप्रेशन सबको लेके चलना पड़ता था। WSM के कंडीशन में क्या होता था, WSM के कंडीशन में केवल हम किसको लेके चलते थे, लोड को लेके चलते थे, बाकी इन सारी चीज़ों को हम नहीं लेके चलते। लेकिन WSM के केस में क्या होता है, इन सारी चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, इसको सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग यहाँ से देख सकते हैं WSM और LSM के बीच में कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, WSM जो होता है वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है, LSM जो होता है हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप लोग ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक, और इसमें कोई चीज़ छूटा रहेगा तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, जो भी चीज़ें होंगी। आप लोग परेशान नहीं होंगे, किसी को कोई दिक्कत होगी तो हमसे तुरंत मैसेज करेंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, ओके, बेस्ट, ओके, थैंक यू।